हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है। कृषि को लेकर जितने भी प्रदेश में बजट आए हैं, कृषि पर, किसानों पर हमेशा ही फोकस किया गया है। मनोहर सरकार में फोकस और ज्यादा किया गया है। इस बार किसानों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल कितना मनोहर बजट देते हैं? कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब की मुख्यमंत्री साहब से बतौर वित्त मंत्री कितनी उम्मीदें हैं? सर, सबसे पहले तो यही सवाल आपसे है कि जो बजट आएगा प्रदेश का, बतौर कृषि मंत्री आप क्या उम्मीदें किसानों के लिए करते हैं? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है पिछले 10 साल से कृषि की तरफ विशेष ध्यान है मनोहर लाल जी का। 2014-13 के अंदर कोई बजट था 800 करोड़ रुपए का, उसको बढ़ा के 3900 करोड़ किया। ऐसे ही गौ सेवा का पिछली बार जो है 50 करोड़ से 40 करोड़ से बढ़ा करके 400 करोड़ किया। नहरों का बजट बढ़ाया, बिजली का बजट बढ़ाया, हॉर्टिकल्चर का बढ़ाया, पशुपालन का बढ़ाया। इस बार भी हमें उम्मीद है कि अच्छे जो सौगात जो है कृषकों को, पशुपालकों को, गांव वालों को इस बजट में मिलेगी। पिछले बजट की बात कर लेते हैं सर। पिछली बार आप लोगों ने टारगेट लिया था कि 20,000 एकड़ के करीब जो प्राकृतिक खेती है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। क्या लगता है कितना हरियाणा प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़ा है? देखिए, हमने विशेष ध्यान दिया था कि बाढ़ से इलाका मुक्त हो, जल भराव से जो इलाका है वो मुक्त हो। जो सेम आई हुई है 20 साल से किसी ने काम नहीं किया था, सेम की ख़त्म करके उसको ठीक करें। प्राकृतिक खेती की तरफ ध्यान दें। यूरिया डीएपी का जो है छिड़काव कम करके नैनो यूरिया की तरफ करें। और इस बार जो है हमने 1 लाख एकड़ के अंदर 100 रुपये प्रति एकड़ से नैनो यूरिया का स्प्रे शुरू करा रखा है, जो चल रहा है। और प्राकृतिक खेती के लिए भी बहुत सारे किसानों ने आवेदन किए हैं। 25,000 रुपये जो है देसी गाय पालने के लिए हम उसको भी देते हैं। गौशालाओं में को हम अनुदान दे रहे हैं, ज़्यादा बढ़ा के दिया है। और इसी तरह से करके सारी जो किसानों से संबंधित चीज़ है, हमारी कोशिश ये है कि किसान को इनपुट कॉस्ट ना बढ़े। क्योंकि पिछले 10 साल में यूरिया डीएपी के कोशिश की है कि रेट को हम कंट्रोल में रखें। एमएसपी बढ़ा करके उसको लगभग हम 80%, 90%, कहीं पर 100% बढ़ा दी हमने। और इस जो किसानों को सीधे खाते में पैसे देने का काम किया है, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपने एमएसपी का जिक्र किया सर, मैं पहले का एमएसपी का सवाल कर लेता हूँ, क्योंकि जो किसान आंदोलन चल रहा है, हरियाणा पंजाब के मुकाबले ज़्यादा फसलों पे एमएसपी देता है, पंजाब उतनी एमएसपी देता नहीं है। पंजाब को लेकर आप खास तौर से क्या कहेंगे, सिर्फ एमएसपी को लेकर? वो किसान, वहाँ के किसान सोचे। हमारे यहाँ तो मोटे तौर पर गन्ना पैदा करते हैं, हम देश में सबसे ज़्यादा भाव देते हैं। धान और गेहूं का तो है ही, हरियाणा पंजाब में एमएसपी के अंदर सरकार खरीदती है। इसके अलावा 12 फसलें और बाजरा का भावांतर भरपाई देते हैं या हम खरीदते हैं। सरसों हम खरीदते हैं, चना हम खरीदते हैं, उड़द हम खरीदते हैं, मक्का हम खरीदते हैं। हमारे हरियाणा के किसानों के लिए मैं कहता हूं कि सारे देश के किसानों को ये कहना चाहिए कि जो हरियाणा कर रहा है वो ही हमें करने का प्रदेश सरकारों को आदेश दिया जाए। तो सर, आमदनी कैसे बढ़े किसानों की? क्योंकि जो आप लागत की बात कर रहे थे कि लागत भी बढ़ रही है, लागत जितनी बढ़ेगी उसके मुकाबले आमदनी पर कैसे फोकस कर सकता है किसान? बजट में क्या कुछ किसानों के लिए होना चाहिए सर? देखिए, ये तो सबको पता है कि गेहूं धान की सेचुरेशन आ चुकी है, इसमें बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं बढ़ सकती। फसलों का विविधीकरण करना पड़ेगा, नए नए जो नवाचार किए हैं उसकी तरफ जाना पड़ेगा। कोई पॉली हाउस में, नेट हाउस में फूलों की खेती करे, कोई झींगा का उत्पादन करे, कोई प्रोसेसिंग का काम करे। मैं कल ही पढ़ रहा था कि एक किसान ने थोड़े से अपने घर के पीछे करके 2.5 करोड़ रुपए के मोती पैदा किए हैं। हम किसानों को लेके जाते हैं कि जाके देखो, सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। जब एक किसान कर सकता है तो बाकी किसान क्यों नहीं कर सकते? सोनीपत के एक किसान ने 1 एकड़ के अंदर 60 लाख रुपए के लिली के फूल बेचे हैं और 25 लाख का खर्चा आया, तो एक सीजन के अंदर उसको 30-35 लाख रुपए बच गए। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि किसान जो है इसकी तरफ आकर्षित हों, परंपरागत के जो फसलें हैं उनसे डाइवर्सिफाई करें। और उनके लिए हम सब्सिडी भी देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, सिखाते भी हैं। और इसी तरह से हमारे जो प्राकृतिक खेती का प्रधानमंत्री जी ने ध्यान दिया है, हमने अलग अलग जगह जाकर ट्रेनिंग दिलवा करके उनको किसानों को समझा रहे हैं कि कम से कम अपने खाने पीने के लिए तो तुम 1 एकड़, 2 एकड़। दिल्ली एनसीआर हमारे सबसे नज़दीक पड़ता है। आपको नहीं लगता कि फल फूल बागवानी की खेती करके जो किसानों की आमदनी वो ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है? दिल्ली एनसीआर की इतनी बड़ी मार्केट हरियाणा के पास है। नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसा नहीं है कि नई नई चीज़ें करके आमदनी नहीं हो सकती। बाज़ार की डिमांड, बाज़ार में जो भाव मिले वही चीज़ हम पैदा करेंगे तो
किसान में समृद्धि आएगी, कृषि में समृद्धि आएगी। और हम ये कहें कि भाई एक चीज़ का गलत ले आए, गेहूं पे, धान पे और उस पे करके बाजार में ज़रूरत ही नहीं होगी तो फिर कौन खरीदार होगा, कौन कहाँ लेके जाएंगे उसको। तो इस तरह की चीज़ों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है कि बाज़ार को समझे। किसान का दुर्भाग्य यह है कि वो पैदा करता है, मेहनत करता है, पसीना बहाता है, लेकिन उसको बेचना नहीं आता। पशुपालक किसानों के लिए सर क्या उम्मीद करें? पशुपालक किसान, अभी हिमाचल प्रदेश का बजट आया था, वहाँ पर दूध वगैरह की खरीद पर जो एमएसपी वगैरह फिक्स की गई है। नहीं, हरियाणा में हम तो पशुपालकों को पहले ही बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं। हरियाणा जैसे सुविधाएं कहीं पर भी नहीं है। हम, हमारा जो कोऑपरेटिव है वीटा का, हम कई रुपए लीटर तक की सहायता उन किसानों को उसमें देते हैं। हमारी जो बीमा की है, 10-12 लाख पशुओं का बीमा देश में सबसे ज़्यादा हमने करवाया है थोड़े थोड़े पैसे से। और 60-70 करोड़ रुपए किसानों को जो उनको सहायता की राशि भी दी है जिनके पशु की वो मृत्यु होगी। बट कल जो हमारा पशु मेला है, जो उत्कृष्ट पशु सारे स्टेट के उसमें आते हैं, उसमें हम उनको 5-5 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए के ट्रैक्टर या और चीज़ें इनाम में देते हैं। और सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम जो दूध की प्रतियोगिता कराते हैं। और हमारी मुर्रा जो भैंस है वो तो विश्व में प्रसिद्ध है। हम दूध उत्पादन में मैं समझता हूँ कि देश का 400 ग्राम प्रति व्यक्ति का उत्पादन है हमारा, 1080 ग्राम प्रति व्यक्ति का उत्पादन है। तो हर चीज़ में हरियाणा, मैं समझता हूँ कि हरियाणा के किसान मेहनती हैं, हरियाणा के लोग मेहनती हैं और सर्वश्रेष्ठ अपना प्रदर्शन करते हैं। सर एक आखिरी सवाल कर लेता हूँ, आप लोग हर बार बजट में एसवाईएल के लिए प्रावधान रखते हैं, पैसों का 100 करोड़ रुपए हमेशा रखते हैं। इस बार भी शायद वो 100 करोड़ मिलेंगे। प्रावधान तो पैसों का हो जाता है, क्या लगता है एसवाईएल का पानी भी लेंगे? देखिए, हमारा तो शुरू से, जब भी पिछले 4-5 साल से जब से मैं हर बार एसवाईएल का मुद्दा उठाता हूँ, पीछे भी जब आंदोलन चल रहा था मैंने एसवाईएल की मुद्दा उठाया था, लेकिन तब भी बहुत सारे हमारे जो हरियाणा के धरने में बैठे लोग कहने लगे कि ये आंदोलन को ख़त्म करने की बात है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो आंदोलन ख़त्म हुआ है उसके बाद भी पंजाब के लोगों ने यही बयान दिया कि एक बूंद भी पानी आपको नहीं देंगे। ये दुर्भाग्य की बात है। और मैं तो पीछे जो हमारी एक स्कीम बनी है, 3-4 दिन पहले एमओयू साइन हुआ राजस्थान का साथ की, जब बारिश का पानी ज़्यादा होता है यहाँ पर जमुना में, कई बार क्या है कि हमारी कैपेसिटी तो है आज 18-20 हज़ार की, 24,000 मैक्सिमम की हमारी प्लानिंग कैपेसिटी है जमुना की नहरों की। पानी कई दिनों तक, महीने तक ऐसा आता है कि 70,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख क्यूसेक आता है। और वो पानी सारा बह के समुद्र में चला जाता है। और उस पानी को पाइप के द्वारा राजस्थान को पीने के लिए देंगे। और दक्षिण हरियाणा के जो ज़िले हैं, जिसमें भिवानी है, हिसार है या महेंद्रगढ़ है, नारनौल है, एक पाइप इनके लिए भी जाएगा। और उस पंजाब सहयोग करे सभी पानी के मुद्दों के, उस पानी को तो हम अपने आप ले आएंगे। हम पंजाब का आपको सारे लोग समझ रहे हैं कि पंजाब के भाई, पंजाब का जो कभी भी कुछ कानून सम्मत फैसला भी मानने को तैयार नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी मानने को तैयार नहीं, बनी बनाई नहर को बूर दिया, ज़मीन को वापस कर दिया। और कोई भी ऐसा पंजाब का साथी नहीं है, किसान भाई भी नहीं है, जो ये कहे कि हरियाणा का हक उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल थे दलाल साहब का यही कहना है कि किसानों के लिए मनोहर सरकार ने काफ़ी कुछ काम किया है। आज देखना होगा कि बजट में किसानों के लिए क्या कुछ मिलता है।